Hello students, welcome to e-learning classes. Students, today I will teach you a chapter 1 computer systems overview. In this chapter, we will know about basics of a computer. So let's start this session, and now we will go to our next slide and we will see what is the first topic today. Today the first topic is the introduction. Students, first of all we will know about our introductions. Students, in introduction में देखेंगे कि आप जो पहले आपकी जो कंप्यूटर मशीन है वो कई सालों से यूज की जा रही है, ठीक है। अब सपोज मानिए जिस समय कंप्यूटर नहीं रहा होगा, इसकी कंप्यूटर नीड क्यों हुई थी? अब सोचिए, क्योंकि अगर आप देखोगे जिस समय कंप्यूटर नहीं था तो उस समय जो वर्क होते थे वो आपके पेपर वर्क होते थे, मोस्टली आपके पेपर वर्क होते थे, और ये पेपर वर्क इतने लेंदी होते थे और ये इतने टाइम टेकन होते थे कि आपके पेपरों का एक तरह से लेयर बन जाता था कई सारे। और अगर मान लीजिए सपोज कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी अपने एम्प्लॉय का डेटा इंफॉर्मेशन रखना चाहती है, अगर पेपर के थ्रू रखेगी, सोचिए उसमें क्या होता होगा। आप इमेजिन करिए कि अगर उस समय जब पेपर रहता था तो वो पेपर का इतना कलेक्शन होता था उस पर्टिकुलर कंपनी के पास कि वो एक तरह से फाइल बना देते और उसका एक अपना रूम होता था और उसमें कई सारी अलमारी होती थी, उस अलमीरे में कई सारे फाइल्स रखे होते थे। अगर कोई भी उनको वर्क करना हो तो वो पेपर वर्क करते थे और उनके ढेर सारे उनके भंडार बने हुए थे, ठीक है, एक तरह से। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए कि अगर जो है इसको कम करने के लिए कंप्यूटर्स को और मॉडिफाई किया गया। जैसे पहले तो कंप्यूटर यूज होते ही थे, उन्हीं कंप्यूटर को क्या किया गया, डेवलप करके और मॉडिफाई किया गया इस चीज के जो भी आपके वर्कलोड को कम करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में आप कंप्यूटर देखोगे तो जो कि इस समय जो आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, उसमें आप आसानी से कोई भी वर्क आप कर सकते हो, ठीक है। आप आसानी से उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, आप जितने भी चाहे उतने डेटा आप स्टोर कर सकते हो, एक जगह रख सकते हो, आप आसानी से उसको आपको फाइंड भी हो जाता है, ठीक है, और आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक। अगर आप मॉडर्न टाइम की अगर बात करेंगे तो जो इस समय के जो स्टूडेंट लाइफ है या फिर पर्सन जो भी होते हैं, अगर जो भी पीपुल्स है, अगर हम उनकी बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में, तो आप देखोगे कि अगर मैं सपोज सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आपकी भी बात करूंगा तो आप भी अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो या फिर आप मान लीजिए आपकी फैमिली में अगर कोई ऑफिशियल वर्क करता है, अगर वो भी कंप्यूटर का यूज करता है तो वो बिना कंप्यूटर से कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। अगर उनके पास से एक भी दिन से कंप्यूटर से ले लिया जाए या उनको कंप्यूटर से वो हट जाए तो वो उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर, आज की डेट में कंप्यूटर ने सभी को इतना लेजी बना दिया है या सभी को इतना हैबिचुअल बना दिया है कंप्यूटर कि वो हर एक काम, चाहे वो छोटा सा भी काम क्यों ना हो, वो कंप्यूटर पे डिपेंड रहते हैं। हर एक काम, चाहे वो उनको मोबाइल, अगर उन्हें चैट करना हो या फिर उनको बातें करना, कम्युनिकेशन करना हो, फाइल शेयरिंग करना हो, यहाँ तक कि अगर किसी से मैसेजेस सेंड करना हो, मीन्स बहुत सारे ऐसे वर्क है जो कि आपके कंप्यूटर से ही वर्क होते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ी देर के लिए उनके पास कंप्यूटर ना रहे, अगर उनको थोड़ा सा भी कोई काम दे दिया जाए तो पहले सोचेंगे कि क्यों ना हम कंप्यूटर मेरे पास होगा तभी हम करेंगे। तो इसलिए वो इतने लेजी हो चुके हैं कि बिना कंप्यूटर के वो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे, अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर आप देखोगे ये आपका 2 टाइप से बनता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये 2 टाइप से डेवलप होता है, 2 चीजों से मिलकर ये डेवलप होता है। फर्स्ट आपका हार्डवेयर होता है एंड सेकंड सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका सिस्टम वर्क करता है। विदाउट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ हार्डवेयर के बेस पे अगर आप वर्क करना चाहोगे तो कंप्यूटर आपका हार्डवेयर के बेस पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको साथ में सॉफ्टवेयर चाहिए। और अगर आप सोचो कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर से वर्क कर लेंगे कंप्यूटर पे, तो सॉफ्टवेयर से भी आप वर्क नहीं कर पाओगे। दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब जाकर के आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आप वर्क कर सकते हो, ओके। फिर अब चलते हैं, हम इसे कंपोनेंट देखते हैं कि जिससे कि आपका पूरा कंप्यूटर से एक रेडी होता है इन सारे कंपोनेंट्स को मिला करके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना हो या कोई भी वर्क करना हो तो उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये आपके 5 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है इनपुट, सेकेंड आपका होता है आउटपुट, थर्ड आपका होता है सीपीयू,
इन सीपीयू में अगर हम बात करेंगे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एलयू, सीयू, रजिस्टर। अगर हम बात करें तो पहले तो हम सीपीयू से बात करें तो ये मेन होते हैं आपके, और जो लास्ट आपका होता है वो आपकी मेमोरी होती है। मेमोरी में ही आपका रजिस्टर्स आता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी भी वो आपके आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये 5 कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर्स के होते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से मिला करके एक कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपके यहाँ पे सेकंड हेडिंग में लिखा हुआ है, सेकंड जो टॉपिक है कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड अ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में आगे। फिर पहले हम देखते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज रिफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन इज अनदर। मीन्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स के लॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये शो करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखना चाहेंगे कि कैसे ये ऐड होते हैं इस तरह से, और इसमें आपको हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम दिखाएंगे कि कैसे ये होता है, वर्क करता है। तो इसमें मैंने बताया कि कई सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं। जैसे लाइक आपके सिस्टम से आपके सीपीयू अटैच होता है, कीबोर्ड अटैच होता है, माउस अटैच होता है, और उस जो सीपीयू की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से कैबिनेट बॉक्स होता है जिसके अंदर हार्डवेयर डिवाइस होता है डिफरेंट, वो हमारे क्या होता है सिस्टम से अटैच होते हैं, प्रिंटर अटैच होते हैं। ये सब कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम से अटैच होते हैं, और तब जाकर के हम क्या करते हैं पर्टिकुलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लेआउट की बात करेंगे तो लेआउट में अगर हम देखेंगे, क्योंकि आपके जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब बात की है, तो ये सब क्या होती है एक इनपुट पर्पज के लिए यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं इनपुट। ये इस तरह से लेआउट होता है आपका, आप कभी भी वर्क करोगे। और ये आपका होता है प्रोसेसर या सीपीयू जिसे हम कहते हैं, एंड फिर यहाँ पे आपका होता है आउटपुट। तो ये इसका लेआउट होता है कि आप पहले क्या करते हो, किस तरह से इनपुट, मतलब कि इसमें कई सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को कैसे उसे परफॉर्म करना है, और इनपुट क्या करता है उससे आपको प्रोसेसर के पास सेंड करता है कि उसकी परफॉर्मिंग कैसे उससे वर्क करनी है। ठीक है, इस तरह से क्या करता है, इनपुट आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसे, और कंप्यूटर ने क्या किया उसे प्रोसेस करने के लिए आप प्रोसेसर के पास सेंड किया, प्रोसेसर ने पूरा वर्क किया और आपको एज अ आउटपुट आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये पूरा फंक्शन आपका वर्क करता है। ओके, तो अब हम चलेंगे इसके वन बाय वन, हर एक चीजों को देखेंगे है क्या उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगर हम पहले बात करेंगे इनपुट यूनिट की, तो इनपुट यूनिट होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, एज यू नो अबाउट इनपुट is a formed by the input devices attached to the computer। मीन्स जो इनपुट होता है वो आपका इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर से अटैच होता है, जो कि इसका काम परफॉर्म होता है कि कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन को एज अ एंटर करना, इंस्ट्रक्शन टाइप में एंटर करना कंप्यूटर में। ठीक है, तो आप क्या करते हो एज अ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर्स को एक इनपुट देते हो आप किसी न किसी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, जैसे लाइक अगर हम दो डिवाइस की बात करेंगे इनपुट की, जैसे मैंने बताया आपको कीबोर्ड, माउस, MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स आपके होते हैं, OMR होते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर्स होते हैं आपके, एंड और भी कई सारी डिवाइसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो इनपुट करते हो, मीन्स इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को। ठीक है, फिर इसमें बाद इसमें और भी कई सारी चीजें आती है इनपुट डिवाइस में। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपको कोई भी फंक्शन फास्ट, मतलब कि आपको प्रोसेस करने के लिए या भी कोई भी चीजें अगर आप देते हो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, तो पहले वो एज अ इनपुट आप देते हो, और वो फिर क्या करता है इसको आपको इसको सीपीयू को देता है, प्रोसेसर को देता है वर्क करने के लिए, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। तो पहले हम इनपुट एंड आउटपुट की, जैसे मैंने बताया इनपुट क्या होता है, फिर अब हम आउटपुट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेसर को, फिर क्या होता है, और फिर पूरे फंक्शन को समझेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं आउटपुट क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो दिस इज अ फॉर्म बाय आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द सीपीयू इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल्स which needs conversion in some form which can be easily understood by human beings। मीन्स आउटपुट जो होता है
कि मीन्स एक तरह से आपका रिजल्ट शो करता है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो आप कंप्यूटर्स को, वो इंस्ट्रक्शन एज ए इनपुट लेता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका लास्ट में रिजल्ट शो करता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। और ये किसी न किसी डिवाइस से ही आपको जाकर उसका आउटपुट शो होता है या रिजल्ट शो होता है। वो कई सारे डिवाइसेस आपके आउटपुट में आते हैं, जैसे लाइक मॉनिटर होता है आपका, ठीक है, एंड आपके और भी कई सारी चीजें, प्रिंटर होता है आपका, स्पीकर होता है, ठीक है। ये सब आपके क्या है, एज आपके आउटपुट डिवाइसेस है जो कि आपको एज अ रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शन समझा और कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद फिर वो क्या करता है, आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपकी स्क्रीन पर शो करता है एज अ आउटपुट। आई होप स्टूडेंट्स आपको इनपुट एंड आउटपुट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। या आपका एक मेन कंट्रोल सेंटर होता है जो कि इसे या फिर इसे करें तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है एक तरह का। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। It guides, directs, controls and governs the performance of the computer। मीन्स अब ये क्या करता है कि कैसे उसने डायरेक्ट करना है, मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसे कैसे डायरेक्ट करना है, उसके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, क्या उसका यूज करना है, कैसे करना है, उसके पूरी फंक्शनिंग आपकी इस सीपीयू के द्वारा होती है। ठीक है। अब ये आपके अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 3 टाइप्स में आपके डिवाइड होते हैं। 3 टाइप्स जो मेन होता है आपका होता है पहला एएलयू, सेकेंड आपका होता है सीयू, थर्ड होता है आपका एमयू। ठीक है। अब एमयू से कह ले या फिर इसे हम कहते हैं रजिस्टर। जिसे हम कहते हैं रजिस्टर या फिर हम एमयू कहते हैं, मेमोरी यूनिट। तो अब देखते हैं इसे वन बाय वन कि ये होते क्या है, तीनों चीजें। अगर हम पहले बात करेंगे एएलयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका यूज सिर्फ अर्थमेटिक या लॉजिकल परफॉर्मेंस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर में इसका यूज किया जाता है। सीयू इसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट या फिर गाइड यूनिट इसे हम कहते हैं, जो कि क्या अगर आपकी जो जो भी चीजें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको कंट्रोल करता है और उनको गाइड करता है कि उन्हें क्या वर्क करना है और कैसे वर्क करना है, अब किस डायरेक्शन में उसको सेंड करना है, किस तरह से उससे परफॉर्म करना है, वो सब सारी चीजें सीयू में होती हैं। फिर अगर हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, मतलब कि कैसे उसमें एग्जीक्यूशन करना है, वो सब सारे आपके सीयू में होते हैं। फिर अगर हम रजिस्टर्स की बात करेंगे तो रजिस्टर्स क्या होता है, एक जो कि आपका एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे आपके जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उनको होल्ड करता है। मीन्स एक ऐसी यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, कि मीन्स एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे स्पेस प्रोवाइड किया जाता है और आप अपने डेटा को वहां पर होल्ड करके वहां पर रख सकते हो आप। ठीक है। बट ये आपका टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। अगर आप चाहो तो इसे वहां से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। तो और ये जरूरी नहीं कि आपका वहां पे अगर आप नहीं डिलीट किए, अगर लाइट सपोज मान लीजिए आपने सेव करके रखा तो ठीक है, नहीं सेव किया हुआ है तो लाइट जाएगी तो भी वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। ठीक है। अब चलते थोड़ा सा इसके हम स्ट्रक्चर्स को पूरा देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ओके। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आप क्या करते हो, कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग करने के लिए आप इनपुट देते हो एज अ इंस्ट्रक्शन। आप इनपुट जैसे ही देते हो, जो भी आपने दिया इंस्ट्रक्शन वो क्या किया, सेंड किया। मान लीजिए सपोज आपने मल्टीपल फाइल इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसने क्या किया, सेंड किया। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, आपका कंट्रोल यूनिट पे आएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उनको होल्ड करेगा, हर एक फाइल को होल्ड करके अपने पास स्टोर रखेगा और स्टोर उससे मैंने कहा ना यही डिसीजन लेता है कि उस प्रोग्राम को करना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, उसे ये तुरंत उसे पहले स्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए रख देगा। हर एक फाइल्स पूरे फाइल्स को वो मेमोरी या रजिस्टर में सेंड कर देता है ताकि वहां पे आपकी हर एक फाइल क्या हो, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाए। फिर वहां से ये डायरेक्ट लेता है, 1 बाय 1 फाइल्स को उठाता है, क्योंकि डायरेक्ट करने का काम इसका होता है। तो हर एक फाइल्स को लेता है और उस फाइल को देखता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या होनी है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो अगर सपोज मान लीजिए उसमें कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन होते हैं तो वो क्या करता है, एएलयू को सेंड कर देता है।
जब ALU उसे लेता है तो ALU क्या करता है, पूरी परफॉर्मेंस को देखता है और पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। जब पूरी प्रोसेसिंग उसे हो जाती है तो वो दोबारा क्या करता है, जब उसे रिजल्ट आ जाता है तो वो क्या करता है, CU को सेंड कर देता है। अब CU ने देखा कि इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, क्यों ना अब इसे हम शो कर दे एज आउटपुट। तुरंत वो क्या करता है कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर आपके शो कर देता है। क्लियर? अगर सपोज मान लीजिए कुछ ऐसी फाइलें होती है जो कि हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं करना होता, डायरेक्ट हमें स्क्रीन पर शो कराना होता है। जैसे पेन ड्राइव आपने लगाया, कोई फाइल से डेटा अटैच की, आप ओपन कर दो, तुरंत वो स्क्रीन पर क्या होती है, शो हो जाती है। तो CU क्या करता है, उसे लिया और आपके स्क्रीन पर तुरंत क्या करता है, उसे शो कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है नहीं, सिर्फ आउटपुट हमें शो करना है। वो तुरंत आपको आउटपुट स्क्रीन पर उसे रिजल्ट शो कर देता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड इसके स्ट्रक्चर्स कैसे ये वर्क कर रहा है आपका प्रोसेसर या फिर CPU या फिर ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट, द मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है स्टूडेंट, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Memory is a computer more like a predefined working place where it temporarily keeps information and data to facilitate its performance। मीन्स जो मेमोरी होता है एक तरह से आपका प्रीडिफाइंड वर्क प्लेस होता है, जहां पर आप अपने इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को आप टेम्परेरी फॉर्म में वहां पर रखते हो परफॉर्म करने के लिए। Each memory location has a unique memory address। इस मेमोरी में आपके कुछ स्पेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कभी कभी आपके सिस्टम में शो भी होता होगा, तो इस मेमोरी में क्या होता है, एक प्लेस होता है, ठीक है। हर एक मेमोरीज का अपना एक ब्लॉक टाइप में बना होता है, ठीक। उसमें क्या होता है, हर एक का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बाइनरी एड्रेस, जिसे हम बाइनरी नंबर आप कहते हो 0 और 1 की फॉर्म में, उसी तरह ये क्या होता है, उसी जो बाइनरी नंबर फॉर्म होते हैं उसी एड्रेस के फॉर्म में क्या होता है, मेमोरीज में वो फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी आपका इस तरह से होता है, ठीक है। मेमोरी में ओके, अब हम बात करते हैं मेमोरी में स्टोरेज की, कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यूनिट वाइज कैसे होती है, सबसे छोटी यूनिट कैसे होती है, उसके बाद फिर कौन सी यूनिट आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मेमोरी में देखते हैं तो जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी बिट। सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी बिट। फिर इसके बाद आपका आता है बाइट, या इसके अगर आप पहले कहोगे तो निबल भी होता है आपका, फिर बाइट होता है आपका, फिर इसके बाद आपका आता है केबी, फिर आपका होता है एमबी, फिर आपका होता है जीबी, फिर आपका टीबी, एंड ऐसे और भी कई सारे होते हैं, टीबी एंड और भी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है नंबर्स की फॉर्म में, कि कितना वो स्टोर करता है। तो अगर हम बात करते हैं एक निबल में, तो इसकी क्वांटिटी में अगर हम देखेंगे, एक निबल में आपका 2 बिट होता है। जो अगर निबल की बात करते हैं तो निबल में आपके 2 बिट की कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एक बाइट में कितना बिट होता है आपका, एक बाइट में आपका 8 बिट होता है, एंड फिर एक 1 KB में किलो बाइट में कितना बाइट होता है, अगर हम देखेंगे तो 1024 बाइट होता है। फिर अगर हम इसके आगे देखेंगे, अगर हम देखते हैं, इसमें कहा था केबी के बाद एमबी आता है, तो आप एमबी में भी देख सकते हो कि कितना केबी होता है। तो 1 MB में आपका 1024 केबी होता है। इसी तरह आपका अगर हम जीबी में देखेंगे, एमबी और जीबी में, तो आपका हो जाएगा 1 GB इक्वल टू 1024 MB। इसी तरह अगर हम देखेंगे टीबी में, तो 1 TB इक्वल टू 1024 GB। आप इसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि 1 GB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये यूनिट आपके एग्जाम में भी आती है, तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो आप इसे, और इसे लर्न भी कर सकते हो। ओके, फिर अब हम चलते हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो मेमोरी होती है आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम प्राइमरी में बात करेंगे तो प्राइमरी में आपकी रैम एंड रोम होती है, ठीक है। सेकेंडरी की बात करेंगे तो आपके आगे हैं स्टोरेज जो डिवाइसेस होती हैं आपकी, हार्ड डिस्क हो गया, बहुत सारी चीजें जो कि स्टोरेज यूनिट में आपकी आएंगी, तो हम उसमें बात करेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम, जो प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। तो स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, एक तरह से इससे पहले हम दो प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, जो कि आपकी ये क्या होती है कि हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, ये कभी भी आपकी डिलीट हो सकती है, ठीक है। अगर आपने सेव करके रखा है तो वो सेव रहेगा, अदरवाइज अगर लाइट गई वो तुरंत क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जब चाहे तब उसे डिलीट भी कर सकते हो, वो आप ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक टेम्परेरी मेमोरी भी होता है, इसे कहते हैं। अगर रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें हम कोई भी चीजें जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे हम आसानी से हम इरेज कर सकते हैं, और उसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब एडिट करना चाहते हैं वो हम एडिट कर सकते हैं, वो सारा काम हम कर सकते हैं। और ये एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें कोई भी चीजें परमानेंट नहीं सेव होती है, ठीक। अगर हम यही बात करेंगे एक रोम में, तो रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। यह आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो भी टेम्परेरी पर्पज से ही होते हैं, बट उनमें हम क्या करते हैं, चेंजेस नहीं करते, उनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी आपके कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, कि इसमें आपके ये 5 टाइप्स में होते हैं, रोम, प्रोम, ईप्रोम, फ्लैश ईप्रोम, मास प्रोम, ठीक है। तो मीन्स अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है आपका रोम में, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये होता है आपका। और आपका होता है फ्लैश ईप्रोम, फ्लैश ईप्रोम मीन्स ये ईप्रोम का ही जस्ट पार्ट होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो अभी मैं बताऊंगा आगे क्या है, ठीक है, पूरा जब समझाऊंगा तब। फिर आपका होता है मास प्रोम, मास प्रोम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम प्रोम की। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स इसमें जो भी आपके प्रोग्राम रिलेटेड जो भी आपके, जैसे कि लाइक अगर हम बात करें, हम ओटीपी भी कहते हैं, ठीक है, वन टाइम प्रोग्रामेबल मीन्स इट इज अ यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज बर्न्ड यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड इज रोम बर्नर्स। मीन्स इसमें एक ये स्पेशल पर्पज के प्रोग्राम से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जिसको कि सिर्फ इसे बर्न करके, मीन्स जैसे कि कोई लेजर लाइट होती है या फिर कोई भी चीजें होती हैं, या कह सकते हो आप जैसे कि अगर किसी मीन्स बर्न कर मीन्स जैसे कि आप सिस्टम पे रहता है, जब तक सिस्टम वर्क नहीं करेगा तब तक आप इसे रीड नहीं करते, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसे हम रोम बर्नर्स जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू हम इसे रीड करते हैं। एंड फिर हम ई प्रोम की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्राम रीडेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स इसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रीड फॉर्म में होते हैं उनको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ई प्रोम क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली इसमें जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं रीड ओनली मेमोरी में, उनको हम इलेक्ट्रिक के थ्रू हम इसे इरेज करते हैं। एंड फ्लैश ई प्रोम में क्या होता है, अगर इन दोनों कंपैरिजन करें तो उसमें क्या होता है, सिंगल लाइन सिंगल वर्ड्स लेते हैं, सिंगल फाइल्स लेती है, मैं फाइल्स की बात नहीं करेंगे, इसमें सिंगल लाइन को ये इरेज करता है और एक वर्ड को भी ये इरेज करता है। अगर हम फ्लैश ई प्रोम की बात करें तो ये पूरी फाइल्स को डिलीट कर देता है, पूरा इरेज कर सकता है एक साथ। अगर हम मास रोम की बात करेंगे तो मास रोम रिफर टू द काइंड ऑफ रोम इन विच द कंटेंट आर प्रोग्राम बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर्स। मीन इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है,
इट इज नॉट अ यूजर प्रोग्रामेबल रोम, या जो है यूजर प्रोग्रामेबल रोम नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और उसके बाद हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी क्या होता है, फिर स्टोरेज यूनिट क्या होता है, फिर उसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स है उनके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।